हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडियाज़ फर्स्ट वीडियो नोट सीरीज यूट्यूब चैनल। इस सीरीज में हम कवर करेंगे बेस्ट क्वालिटी बी फार्म लेक्चर्स एक बहुत ही ऑर्गेनाइज मैनर में, जो कि हमने सब्जेक्ट वाइज अरेंज किया है। किसके लिए? आप लोगों के लिए। और आप सारे सब्जेक्ट्स और टॉपिक चैनल की प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हो, वहाँ से इजीली आप ग्रैब कर सकते हो, देखिए जाकर वहाँ। और सारे वीडियो नोट्स के नोट्स का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी अवेलेबल है, तो आप वहाँ जा सकते हो, देखो, चेकआउट करो। चलो अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। तो ये हमारा टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड। हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारा क्या है? फिनॉल्स हैं। बेंजीन पढ़ के आए हैं, बेंजीन के डेरिवेटिव्स पढ़ के आए हैं। साथ ही साथ हमें जो एक्स्ट्रा इंक्लूड करना है, इंक्लूड क्या, ये पार्ट है, हमें और चीज़ें भी पढ़नी है। जैसे बेंजीन के साथ हमारे एरोमेटिक एमाइंस हैं, एरोमेटिक एसिड्स हैं, पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन, साइक्लोएल्केन्स, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें पढ़नी है। बट यहाँ पे सबसे पहले हम कवर करने वाले हैं फिनॉल्स। फिनॉल्स का हमें पता है OH ग्रुप अटैच होना है बेंजीन रिंग पर। करेक्ट। किसका OH क्या है? हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, जिसका अटैच होना ज़रूरी है हमारी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन चेन पर। और यूजुअली आप बोलो उसको बेंजीन रिंग। देखो, ये एक तरीके से स्ट्रक्चर है किसका? हमारे फिनॉल का स्ट्रक्चर, जो आपको देखने को मिल जाएगा, या आप इसको सिंपली ऐसे कर सकते हो। कोई पूछता है आपसे कल के दिन फिनॉल का स्ट्रक्चर बनाओ, बेंजीन बनाओ, बेंजीन के ऊपर एक OH ग्रुप लगा दो, बस। ठीक है, यही है, और कुछ नहीं होता। और ये बॉन्ड्स तो आपको मैनेज करने पड़ेंगे, ये तो लगाओगे ही लगाओगे। ये हमारा सिंपलेस्ट मेंबर है इस क्लास का। ठीक है, अब बहुत सारी चीज़ें आती हैं, वो भी पढ़ेंगे। जैसे हमारे कितने टाइप्स, क्लासिफिकेशन क्या है फिनॉल्स का, वो भी चीज़ हमको देखनी है। तो हम वन बाय वन उसको कवर करेंगे इसमें। सबसे पहले अगर देखा जाए, आपके टाइप्स ऑफ फिनॉल्स में कितने फिनॉल्स आते हैं, डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बेसिस पर। आपका जो OH ग्रुप है उसके बेसिस पर ही डिवाइडेशन या कैटेगराइजेशन होता है हमारे फिनॉल्स का। अब एरोमेटिक रिंग्स हैं, कितने सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट हैं, उसके हिसाब से उसका क्लासिफिकेशन देखने को मिलेगा। कॉमन टाइप की अगर हम बात करें, जिसमें मोनोफिनॉल्स होते हैं। मोनोफिनॉल्स वो फिनॉल्स होते हैं जिसमें सिर्फ एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच रहता है हमारे एरोमेटिक रिंग से। अगर आपका एक ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है तो आप क्या बोलोगे? उसको मोनोफिनॉल बोल दोगे। इसमें हमारे एग्जाम्पल में फिनॉल्स अपने आप अटैच, वो एग्जाम्पल की तरह रहता है। साथ ही साथ क्रिसॉल्स हैं, वो आ जाएंगे आपके। पॉलीफिनॉल्स हैं। पॉलीफिनॉल्स मतलब, पॉली मतलब बहुत सारे, दो या दो से ज़्यादा, 2 और मोर देन 2 अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है एरोमेटिक रिंग से अटैच, देन क्या हो जाएगा? ये आपका पॉलीफिनॉल हो जाएगा। फिर भी इसको और डिवाइड किया गया है डिफरेंट कैटेगरीज के बेसिस पर। जैसे डाईफिनॉल्स हैं, ट्राईफिनॉल्स, टेट्रा, पेंटा। तो इसमें क्या होगा? हाइड्रोक्सिल ग्रुप का जो नंबर है वो चेंज होगा, सिर्फ इतना सा इसका क्लासिफिकेशन है पॉलीफिनॉल में। या फर्दर डिवाइडेशन जो हुआ है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप के अटैचमेंट के बेसिस पर किया गया है। डाई है तो मतलब 2 हाइड्रोक्सिल है, ट्राई है तो 3 है, टेट्रा है तो 4 है, पेंटा है तो 5 है। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल आप, चलो ये तो बहुत इजी हो गया। एग्जाम्पल थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्लासिफिकेशन अगर आपसे कल के दिन कोई पूछ लेता है एग्जाम में, कोई क्या पूछेगा? एग्जामिनर ही पूछते हैं, एग्जाम में ही आएगा। तो क्या आपको एग्जाम्पल बताना पड़ेगा? बिल्कुल बताना पड़ेगा, और आपको अच्छे से बताना पड़ेगा। बताना ज़रूरी भी है। अगर नहीं भी पूछा, आपको क्लासिफिकेशन के एग्जाम्पल देने चाहिए। एग्जाम्पल जिसमें हमारा कैटेकॉल है, रिसोर्सिनॉल है, हाइड्रोक्विनोन है। ट्राईफिनॉल्स में हमारा फ्लोरोग्लूकोनॉल है। ठीक है, ये आ जाता है। पायरोगेलॉल, गैलिक एसिड। तो ये सारे क्या है? ये हमारे पॉलीफिनॉल्स हैं। करेक्ट, ये पॉलीफिनॉल। देन आपके सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल्स आ जाते हैं। फिनॉल्स अगर आप देखा जाए, आपके सब्स्टिट्यूएंट्स अगर एक्स्ट्रा एड ऑन होते हैं एरोमेटिक रिंग में, तो उसके बेसिस पर हम सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल को कैटेगराइज करते हैं। अब जैसे आपका एल्काइल फिनॉल है, तो फिनॉल पे हमारा एल्काइल ग्रुप हो जाएगा। हेलोफिनॉल पे हेलोजन एटम अटैच होगा। नाइट्रोफिनॉल्स पे नाइट्रो ग्रुप अटैच है। अमाइनो फिनॉल्स पे हमारा अमाइनो ग्रुप अटैच है। मतलब एक तरीके से फिनॉल तो है, बट उसके साथ एक्स्ट्रा एडिशन जो हो रहा है उन चीज़ों का, या ग्रुप्स एटम्स का, वो किस में आएगा? आपके सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल्स। पॉलीफिनॉल्स में कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगते हैं? ठीक है, एक नॉर्मल आपके मोनोफिनॉल में सिर्फ एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगता है। आपका यहाँ सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल्स में फिनॉल्स होंगे, बट उसके साथ सब्स्टिट्यूशन हुआ होगा किसी और कंपाउंड का, या आप ऐसे बोल सकते हो किसी और ग्रुप का या एटम का। ओके, करेक्ट, ये क्लासिफिकेशन हो गया। देन
एप्लीकेशन। देखो फिनॉल जो है, फिनॉल हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं जब भी हमें किसी भी ड्रग का सिंथेसिस करना है। फॉर एग्जांपल आपका एनाल्जेसिक है एस्प्रिन, एंटीपायरेटिक, एंटीसेप्टिक जैसे कि हेक्साक्लोरोक्विन है, तो वहाँ पे क्या करते हैं, फिनॉल प्रिकर्सर की तरह एक्ट करता है क्योंकि हमें सिंथेसिस में यूज़ करना है उसको। प्लास्टिक्स है, रेजिन्स है, फार्मास्यूटिकल्स, प्लास्टिक, कॉस्मेटिक, फूड इंडस्ट्री और केमिकल इंडस्ट्री में हम फिनॉल्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, उसको यूज़ किया जाता है अलग अलग तरीके से, बहुत सारे केमिकल्स के सिंथेसिस के टाइम पे हम यूज़ करते हैं। और एग्जांपल्स फिनॉल्स के आपको अभी हमने क्या डिवाइड किया था, जैसे पॉलीफिनॉल्स थे ना, पॉलीफिनॉल्स में एग्जाम्पल की बात हुई थी तो वहाँ पे ये सारे एग्जाम्पल्स आए थे किस लिए यूज़ होते हैं। फिनॉल हमारा सिंपल फिनॉल है जिसको हम डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज़ कर सकते हैं। मोनोफिनॉल में मिथाइल ग्रुप अटैच होता है जिसको हम डिसइंफेक्टेंट और सॉल्वेंट की तरह यूज़ करते हैं। कैटेकॉल, रिसोर्सिनॉल, हाइड्रोक्विनोन, गैलिक एसिड, तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं फिनॉल्स के जो हम याद रखने चाहिए हम लोगों को। अब कुछ मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करते हैं कि किस तरीके से फिनॉल का प्रिपरेशन हो सकता है, कहाँ से, किस प्रोसेस से बन सकता है। सबसे पहले तो आपका क्यूमिन है या आइसोप्रोपाइल बेंजीन है। आइसोप्रोपाइल बेंजीन को या आप ऐसे समझिए क्यूमिन को ऑक्सीडाइज करोगे, किस में बनेगा ये, क्यूमिन हाइड्रो परऑक्साइड में। ठीक है, ये उसमें कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को यूज़ करके। एज आप इसमें क्लीव्ड कर सकते हो, एसिड कैटलिस्ट को यूज़ करके आपको फिनॉल और एसीटोन मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपका जो प्रिपरेशन है वो कंप्लीट होगा। देन क्लोरबेंजीन से बना सकते हो, फ्रॉम क्लोरबेंजीन से। इसको हम कौन सा प्रोसेस बोलते हैं, डॉ प्रोसेस बोलते हैं, रैस्ट्रिक प्रोसेस है। तो ये सारे प्रोसेसेस हैं जो आपको याद रखने हैं। अब देखो कभी कभी एग्जाम में भी क्या होता है ना, वो लोग आपसे डायरेक्टली ये नहीं पूछेंगे कि मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, वो अगर ऐसे पूछ लें आपसे क्यूमिन हाइड्रो परऑक्साइड प्रोसेस बताओ, डॉ प्रोसेस बताओ, रैस्ट्रिक प्रोसेस बताओ, तो इस तरीके से आपका एक माइंड ऑलरेडी जो एक्स्ट्रा आपको नेम दिया गया है या एज इसको और भी बोला कुछ जाता है तो वो याद करके जाना, तो एग्जाम में इजी हो जाएगा। घुमा फिरा के अगर पूछते हैं देन आप प्रिपेयर्ड हो, नॉर्मल पूछते हैं तो आपका तो 100% है। ठीक है, अब ये हो गया क्लोरबेंजीन है, उसको हम एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड से हाई टेम्परेचर प्रेशर पर जब रिएक्ट कराएंगे तो सोडियम फेनॉक्साइड बनेगा। अब सोडियम फेनॉक्साइड बनने के बाद जब उसको एसिडिफाई करेंगे, एसिडिफाइड होने के बाद क्या बनेगा, आपका फिनॉल का फॉर्मेशन होगा। अगर आपको रिएक्शन नहीं याद रहती है कोई बात नहीं, ठीक है, वैसे रहनी चाहिए। एक होता है ना कि ठीक है अगर मार्क्स पूरे स्कोर करने हैं तो रिएक्शन याद रहे तो अच्छी चीज़ है, अगर नहीं रहती बाई चांस आपको स्कोर करना है तो क्या होगा, 2 में से 1 तो मिल ही जाएगा। इस तरीके से सोचो, पूरा मार्क्स नहीं कटेगा, ठीक है, या हाफ मार्क्स कटेगा रिएक्शन का। तो इस तरीके से क्या है, आपका फिनॉल का फॉर्मेशन हो गया। फ्रॉम एनिलिन से कैसे करेंगे, एनिलिन को डाईएज़ोटाइज करेंगे नाइट्रस एसिड के साथ जिसकी डाइजोनियम सॉल्ट बन जाएगा। जब डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा फिर उसको हाइड्रोलाइज करेंगे जिससे कि फिनॉल और नाइट्रोजन गैस का प्रोडक्शन होगा। तो फ्रॉम एनिलिन से पहले हम ये करेंगे, ये रैस्ट्रिक प्रोसेस है। ठीक है, बेंजीन और सल्फोनिक एसिड में क्या होता है, बेंजीन को हम सल्फोनेट करेंगे कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के थ्रू। अब जब कॉन्सेंट्रेटेड से करेंगे देन सल्फोनिक एसिड बनेगा, फिर उसको आप हॉट एक्वस सोडियम से, सोडियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट करोगे तो सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा। फिर हम उसका एसिडिफिकेशन करेंगे, एसिडिफिकेशन के बाद एट द एंड हमें क्या मिलेगा, फिनॉल मिलेगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं फिनॉल्स के, जैसे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होता है जिसमें जैसे हमारा फिनॉल है, फिनॉल क्या करेगा, अंडरगो करेगा या गुजरेगा इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से। अब जिसमें क्या होता है, जो बेंजीन है मोर रेडिली देन बेंजीन, बेंजीन से ज़्यादा जल्दी जो जाता है हमारा फिनॉल चला जाता है क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर है हमारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप का। एक चीज़ हमें याद रखनी है, हमारा जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ना, हाइड्रोक्सिल ग्रुप का नेचर जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। ठीक है, हमें बस ये याद रखना है कि ये हमारा जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसका नेचर है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, उसकी वजह से वो एकदम जल्दी से फिनॉल इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में चला जाता है कंपैरेटिवली बेंजीन से, जिसकी वजह से एक्टिवेट होता है एरोमेटिक रिंग किसके, इलेक्ट्रोफाइल के लिए। फर्स्ट है जैसे नाइट्रेशन हुआ, नाइट्रेशन में क्या होगा, फिनॉल आपके एक कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करेगा। हमारा फिनॉल रिएक्ट किया कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से। अब जब रिएक्ट
किया साथ ही साथ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से, तो क्या होगा, आपके ऑर्थो पैरा पे नाइट्रोफिनॉल्स लग जाएंगे, मतलब नाइट्रो ग्रुप अटैच हो जाएगा। देन आपका रिलीज साथ ही साथ वाटर का फॉर्मेशन होगा। तो नाइट्रेशन में नाइट्रो ग्रुप का एडिशन मान के चलो जो सब्स्टिट्यूट हुआ है या ऐड हुआ है एक तरीके से। हेलोजनेशन में क्या होगा, फिनॉल हेलोजन से रिएक्ट कराएगा किसी एक पर्टिकुलर सुटेबल कैटलिस्ट से। अब कैटलिस्ट से जब रिएक्ट करेगा तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आपका हेलोजन ऐड हो जाएगा, जिसको क्या बोलेंगे, हेलोफिनॉल, ऑर्थो पैरो हेलोफिनॉल्स, करेक्ट। देन फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एसाइलेशन है, तो इसमें एल्काइल हैलाइड की बात होगी, एसाइल हैलाइड की बात होगी। कोई भी आपका लिविस एसिड कैटलिस्ट है उसकी प्रेजेंस में फिनॉल हमारा फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन में जाएगा, जाने के बाद उसका एट द एंड क्या फॉर्म होगा, आपका एल्काइलेशन होगा, ठीक है, एल्काइलेशन हो जाएगा। तो ये हमारा फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन है। अब रिएक्शन ऑफ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप का रिएक्शन है जिसमें फिनॉल का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो रिएक्टिव होता है, साथ ही साथ वो अंडरगो करता है कुछ सेवरल इंपॉर्टेंट केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन। कुछ इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन है जैसे एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन में हमें ये पता होना चाहिए कि एस्टर का फॉर्मेशन होने वाला है। हमारा जो फिनॉल है, फिनॉल रिएक्ट करेगा कार्बोक्सिलिक एसिड से या उसके डेरिवेटिव से, जिसकी वजह से एस्टर बनने वाला है। किसकी प्रेजेंस में, आपका कोई भी कैटलिस्ट हो सकता है, आप मान के चलिए कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है, पिरिडिन है, तो दोनों की प्रेजेंस में या किसी एक की प्रेजेंस में हमारा फिनॉल कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्ट करके एस्टर बनाएगा, जिसको हम एस्टरिफिकेशन भी बोलते हैं। ईथर फॉर्मेशन है, जैसे फिनॉल है आपका, फिनॉल फर्स्ट रिएक्ट करेगा आपके किसी भी अल्काइल हैलाइड से, आपका वहां पे क्या होगा, बेस का प्रेजेंस होना चाहिए। जैसे आपकी बेस क्या हो सकती है, फॉर एग्जांपल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, जब इसका प्रेजेंस होगा तो वो एक तरीके से फिनाइल ईथर फॉर्मेशन करता है। देन फिनाइल ईथर फॉर्मेशन का ही ये आपका एग्जांपल है कि हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो किस तरीके से रिएक्ट करता है किसी और चीज से, एंड देन आपका दूसरा एक कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे फिनाइल ईथर का फॉर्मेशन है। देन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन में हमारा फिनॉल ऑक्सीडाइज हो जाएगा, जिसमें कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो डिपेंड करता है कंडीशन पे। सबसे पहली चीज कंडीशन पे डिपेंड करेगा, दूसरी चीज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो हम यूज करने वाले हैं उसके बेसिस पर ऑक्सीडेशन होगा। क्यूनॉन का फॉर्मेशन होगा, बेंजोक्यूनॉन है, किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में, तो ये आपका ऑक्सीडेशन हो गया क्यूनॉन्स में। ऑक्सीडेटिव क्लीवेज है जो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, आपका फिनॉल है, फिनॉल किसी भी ऑक्सीडेटिव क्लीवेज में गया तो वो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा, जैसे म्यूकोनिक एसिड होता है, वो किसकी प्रेजेंस में होगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जैसे हमारा पोटेशियम परमैंगनेट, तो वो कैसे बनाएगा, वो ऑक्सीडेटिव क्लीवेज के थ्रू बनाएगा। देन रिडक्शन में रिड्यूसिंग एजेंट हम यूज करते हैं, रिडक्शन में फिनॉल को रिड्यूस करेंगे एक सिंपल एरोमेटिक कंपाउंड में। हमारा जैसे फिनॉल है वो बेंजीन में रिड्यूस हो जाएगा जब हम उसे जिंक डस्ट से एक हाई टेम्परेचर पर ट्रीट करेंगे। हमारा जिंक है, हमने टेम्परेचर हाई ले लिया तो उसकी हेल्प से क्या होगा, आपका जो फिनॉल है वो बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब चलो, ये तो जनरल चीज़ें थी, जो इंट्रोडक्टरी पार्ट था हमने कंप्लीट कर लिया है अपने फिनॉल्स के बारे में। अब अपने सिलेबस पे आते हैं। सिलेबस में ये है कि हमारा फिनॉल्स हैं तो उसकी एसिडिटी ऑफ फिनॉल्स, इफेक्ट ऑन सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन एसिडिटी, क्वालिटेटिव टेस्ट एंड स्ट्रक्चर एंड यूजेस, ये हमें कवर करना है अपने इस पार्ट में। सबसे पहले एसिडिटी। देखो, ये नोट्स आपके लिए क्यों अच्छे हैं, ये इसलिए अच्छे हैं क्योंकि आप सिलेबस उठाओगे, 10 चीज़ें 10 जगह से पढ़ने की ज़रूरत आपको है नहीं। आप डायरेक्ट उठाओ नोट्स, नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी अवेलेबल है, वहीं मिल जाएगा, और आपको हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, ठीक है, वहीं मिलेगा नोट्स का। तो उससे क्या होगा, आपको पॉइंट टू पॉइंट पढ़ने का आपका टाइम बचेगा। आप 2 घंटे जो 5-6 घंटे पढ़ने में लगाओगे ना इधर उधर ढूंढने में, डायरेक्ट वेबसाइट पर जाओ, सब्जेक्ट उठाओ। चलो वीडियो चलो एग्जाम से पहले इतना टाइम नहीं होता देखने का, तो क्या करो, वीडियो को डेली पर्पस देखो। डेली पर्पस भी नहीं है, एग्जाम से पहले डायरेक्ट जाओ वेबसाइट पे firsthope.co.in पर विजिट करो। विजिट करने के बाद वहां अपना बी फार्म सेलेक्ट करो, सेमेस्टर सेलेक्ट करो, सब्जेक्ट सेलेक्ट करो, देन सब्जेक्ट की आपकी यूनिट सेलेक्ट करो, डायरेक्ट आपको नोट्स अवेलेबल है और आपको इधर उधर घूमने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। आपका टाइम भी वेस्ट नहीं हुआ, आपका जो पढ़ने का तरीका है या पढ़ना है जो आपको, वो आपको एकदम सफिशिएंट अमाउंट में आपको मिल गया, एफिशिएंटली मिल गया, तो वो चीज़ अच्छी है, ठीक है, ये चीज़ समझो, ठीक है। चलो अब हम अपने बैक टू अपना सिलेबस पे आते हैं। सबसे पहले एसिडिटी ऑफ फिनॉल्स। फिनॉल की एक एसिडिक प्रॉपर्टी होती है क्योंकि उसके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप हमारा एरोमेटिक
रिंग से अटैच होता है। हमें पता है फिनॉल का स्ट्रक्चर किस तरीके से। फिनॉल को दिमाग में बसा लो, इसमें सिर्फ OH ग्रुप अटैच रहता है एरोमेटिक रिंग से, ठीक है। कोई नहीं भूलेगा फिनॉल। अगर कल के दिन कोई पूछा फिनॉल कैसा दिखता है तो बताओगे OH ग्रुप लगा हुआ है, करेक्ट। चलो ठीक है। अब एसिडिटी जब अराइज होती है वो किसकी वजह से होती है? आपके हाइड्रोक्सिल हाइड्रोजन की वजह से। हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, उसमें हाइड्रोजन क्या होगा, वो डिसोसिएट होता है एज अ प्रोटॉन और क्या फॉर्म करता है आपका? फिनॉक्साइड आयन फॉर्म करता है, ठीक है। हाइड्रोजन, ये देखो यहाँ से हाइड्रोजन जो था आपका वो डिसोसिएट हुआ एज अ प्रोटॉन, जिसकी वजह से आपकी एसिडिटी है वो आती है। देन एसिडिटी एक तो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन के बेसिस पर भी होती है, जो हम ऑलरेडी पढ़ते हैं कि रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन से एसिडिटी किस तरीके से अफेक्ट होती है। साथ ही साथ जो नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन पर वो डीलोकलाइज्ड हो जाता है ओवर द बेंजीन रिंग। ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज होता है। कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से एसिडिटी ऑफ फिनॉल्स की अफेक्ट होती है। सबसे पहले रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। आपका जो फिनॉक्साइड आयन है वो स्टेबलाइज्ड होता है रेजोनेंस के थ्रू, जहाँ पे फिनॉल हमारा ज़्यादा एसिडिक हो जाता है। कंपेयर करोगे आप उसको अल्कोहल से, अल्कोहल से ज़्यादा जो एसिडिक होता है वो होता है हमारा फिनॉल। और साथ ही साथ जो हमारा क्या लैक करता है, अगर आप कंपेयर कर रहे हो, वहाँ पे स्टेबलाइजेशन लैक होता है अल्कोहल में। देन आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये हमें याद रखना है। अब जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं उसकी वजह से फिनॉल की एसिडिटी बढ़ जाती है, ठीक है। फिनॉल की एसिडिटी बढ़ती है, बट उल्टा होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सब्स्टिट्यूएंट में फिनॉल की एसिडिटी कम हो जाती है। अब जैसे स्टेबलाइज हो जाएगा आपका फिनॉक्साइड आयन किसके? इलेक्ट्रॉन विड्रॉवल के थ्रू। अब साथ ही साथ अगर आप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग में देखो वहाँ डीस्टेबलाइज होता है। तो इसलिए आपकी जो देखो फिनॉल की एसिडिटी फिनॉक्साइड आयन के स्टेबलाइज और ना स्टेबलाइज या डीस्टेबलाइज होने की वजह से होता है। स्टेबलाइज है आपका फिनॉक्साइड आयन तो आपका फिनॉल की एसिडिटी इंक्रीज होगी, और डीस्टेबलाइज है तो आपके फिनॉल की एसिडिटी कम हो जाएगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें याद करने के लिए होती है। आप जब पढ़ो तो साथ में नोटबुक पेन लेकर बैठा करो। नोट्स आपने निकाल रखे हैं, प्रिंट भी निकाल रखे हैं, तो क्या करो आप उन पे एक्स्ट्रा साइड में ऐड ऑन करते रहा करो कि अच्छा डीस्टेबलाइजेशन होगा फिनॉक्साइड आयन, उसकी वजह से फिनॉल की एसिडिटी कम हो जाएगी, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं। तो इस तरीके से ईजी हो जाएगा, आपको एकदम रिकॉल हो पाएगा एग्जाम के टाइम पे। देन आपका इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन द एसिडिटी ऑफ फिनॉल। अब किस तरीके से जो फिनॉल की एसिडिटी है अगर वहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट का एडिशन होता है तो कैसे वो चेंज आता है, ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट भी एसिडिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं, ऐसा नहीं है वो कुछ नहीं करेंगे, वो बढ़ा भी सकते हैं घटा भी सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट देखने को मिलेगा। अब देखो सेम वही है, जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हम अटैच करेंगे तो क्या होगा? एसिडिटी बढ़ेगी। सेम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच करेंगे तो आपकी एसिडिटी कम होगी। सेम मैकेनिज्म वही है, कुछ एक्स्ट्रा इसमें नहीं चेंज होता। जो हमने ऊपर देखा था वही यहाँ पे इलेबरेट किया है, थोड़ा सा अच्छे से उसको और ज़्यादा में बताया। अब क्वालिटेटिव टेस्ट है फिनॉल्स के लिए, जिसमें फेरिक क्लोराइड टेस्ट होता है। आपका फिनॉल एक कलर्ड कॉम्प्लेक्स बनाएगा फेरिक क्लोराइड टेस्ट के साथ। अगर आपका कलर अपीयरेंस आता है तो मतलब फिनॉल का प्रेजेंस है, ठीक है। ये सबसे पहला आपका प्रेजेंस है, मतलब पॉजिटिव रिजल्ट के हिसाब से बता रहे हैं। नेगेटिव है तो कलर नहीं आएगा, कोई अपीयरेंस नहीं होगा। ब्रोमीन वाटर टेस्ट है। फिनॉल को आप फिनॉल्स को रिएक्ट कराओगे पर्टिकुलर इन लाइक रिएजेंट से या फिर इन पर्टिकुलर केमिकल से, देन आपको एक रिजल्ट मिलेगा, एक विजुअल अपीयरेंस मिलेगी किसी की। देन आप उसके बेसिस पर कंफर्म करोगे पॉजिटिव है कि नेगेटिव है आपका टेस्ट, ठीक है। ब्रोमीन टेस्ट में आपका वाइट प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है, जैसे डीकलराइजेशन या वाइट प्रेसिपिटेट है तो मतलब आपका फिनॉल की प्रेजेंस है। मिलेंस टेस्ट है, उसमें मिलेंस रिएजेंट से रिएक्ट करेगा तो आपका रेड प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से ये हमें पता चलता है एट द एंड फिनॉल की प्रेजेंस है इस सब्सटेंस या टेस्ट कंपाउंड में या टेस्ट सॉल्यूशन में। अब लिबेंस आइडोफॉर्म है तो वो क्या बनाएगा? आपका येलो प्रेसिपिटेट बनाएगा। येलो प्रेसिपिटेट बना है तो फिनॉल है। आपका पीएच थैलीन डाई टेस्ट है, उसमें आपका फिनॉल रिएक्ट करेगा। देन कॉन्सेंट किससे रिएक्ट कराएंगे? डाई से रिएक्ट कराने के बाद तो इसमें पीएच तो थैलाइड है उससे ट्रीट करेंगे, एनहाइड्रेट और कॉन्सेंट्रेटेड सल्फेट। या देखो एक तो इसको रिएक्ट कराना, अपीयरेंस आना, या तो आपके पास डाई हो डायरेक्ट, या फिर आप उसको इन सब
जो केमिकल्स हैं उसके थ्रू ट्रीट कराओ। पॉजिटिव टेस्ट में आपका अपीयरेंस आएगा, आपका जो कलर आएगा पिंक या रेड आ सकता है जब आप उसको हीट करोगे। और जब ये कर लोगे तो क्या समझ में आएगा कि हाँ, इट्स क्वालिटेटिव टेस्ट से आप प्रूव कर सकते हो कि पॉजिटिव टेस्ट है और फिनॉल की प्रेजेंस है, करेक्ट, आपके किसी भी टेस्ट सॉल्यूशन में। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। अब देन हम वन बाय वन स्ट्रक्चर एंड यूजेस देखेंगे, हमारे जो फिनॉल्स हैं उसमें क्या क्या आते हैं। अब फिनॉल सबको पता है, उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। हमारी एक बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग पे सिर्फ हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है उसका अटैचमेंट हुआ है, ठीक है। आपकी बेंजीन रिंग पे कौन अटैच है? हाइड्रोक्सिल, OH ग्रुप अटैच है। आप इसको किस लिए यूज़ करते हो फिनॉल को? डिसइंफेक्टेंट, केमिकल इंटरमीडिएट, रेजिन्स, कॉस्मेटिक्स की तरह हम इसको यूज़ करते हैं फिनॉल को। क्रिसॉल है, क्रिसॉल में क्या क्या चीज़ें आती हैं आपकी? क्रिसॉल में सिर्फ मिथाइल ग्रुप का एडिशन हो जाता है, ठीक है। अब उसमें भी क्या होता है, थोड़ा सा डिफरेंस आता है। ऑर्थो थोड़ी सी पोजीशन पे अगर चेंज होगा, अगर ऑर्थो पे है, मेटा पे है या पैरा पे है तो उसके हिसाब से चेंज हो जाएगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है। आपका बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग पे हमारा OH ग्रुप है, तो ये सोचो ये तो है। अब देन आपका एक्स्ट्रा एडिशन किसका हो रहा है? ये मिथाइल ग्रुप जो है ये आके अटैच हुआ है, इसकी वजह से थोड़ी सी रिएक्टिविटी या एक तरीके से प्रॉपर्टी उसकी चेंज होगी। ऑर्थो क्रिसॉल मतलब ऑर्थो पोजीशन पे आपका मिथाइल ग्रुप अटैच हुआ है। देन मेटा पोजीशन पे अटैच हुआ है। मेटा पोजीशन देखो, ऑर्थो तो हमारी सेकंड पोजीशन होती है, मेटा हमारी थर्ड पोजीशन पे आके मिथाइल ग्रुप अटैच होता है, पैरा हमारा फोर्थ पोजीशन पे आके अटैच होता है, ठीक है। इतना सा ही हमें समझना है, ये आइसोमर्स है। क्रिसॉल भी डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज़ किया जाता है। इसको भी आप केमिकल इंटरमीडिएट की तरह यूज़ करते हैं, प्रेजर्वेटिव एंड रेजिन्स की तरह इसको यूज़ कर सकते हो क्रिसॉल को। देन आपका रिसोर्सिनॉल है, रिसोर्सिनॉल में आपका एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड हो जाएगा, मतलब एक तो आपका फर्स्ट पोजीशन पे है और एक आपका दूसरा मेटा पोजीशन पे है, तो दो पोजीशन पे क्या अटैच होंगे? हाइड्रोक्सिल ग्रुप, OH ग्रुप अटैच हो जाएगा। बेंजीन रिंग वही है, सेम, कुछ नहीं चेंज होने वाला। बेंजीन रिंग पे सिर्फ आपकी अटैचमेंट किसकी हो रही है? दो हाइड्रोक्सिल, एक फर्स्ट पोजीशन पे अटैच होगा, एक आपका थर्ड पोजीशन पे अटैच होगा। सॉरी, इट्स नॉट टू, इट्स थर्ड, मेटा पोजीशन पे अटैच हो रहा है। अब केमिकल इंटरमीडिएट, क्योंकि केमिकल इंटरमीडिएट आपकी सिंथेसिस के टाइम पे काम आता है, एडेसिव की तरह आप उसको वुड प्रोडक्ट, टायर्स के टाइम पे हम इसको यूज करते हैं रिसोर्सिनॉल को। कॉस्मेटिक में जब स्किन का ट्रीटमेंट करना हो या हेयर में डाइज के टाइम पे रिसोर्सिनॉल यूज होता है। एंटीसेप्टिक, एक्ने ट्रीटमेंट, क्योंकि इसके में क्या होता है, आपकी एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज हैं, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज की होने की वजह से इसको हम मेडिकल पर्पस की तरह या मेडिकल पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। देन नेफ्थॉल, अब नेफ्थॉल तो सबने सुना होगा, बॉल्स आती हैं, नेफ्थलीन बॉल्स, नेफ्थॉल्स आते हैं, रिमेंबर। तो यहाँ क्या होता है, आपकी दो बेंजीन रिंग है, ऐसा मान के चलो, या आप ऐसे बोलो नेफ्थलीन रिंग है जिसपे हमारा फर्स्ट पोजीशन पे कौन अटैच है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है। अब देखो, इसमें अल्फा नेफ्थॉल होता है और बीटा नेफ्थॉल होता है। तो इसमें हमारा क्या है, सिर्फ हमारे दो बेंजीन रिंग, मान के चलो इजी रिमेम्बरेंस के लिए दो बेंजीन रिंग अटैच की, अटैच करने के बाद उसके जो बॉन्ड्स थे वो हमने सही किए, सही करने के बाद जस्ट वहाँ पे OH को ऐड कर दिया, तो ये हमारा क्या बन गया? नेफ्थॉल ऐड हो गया। अब वन बाय वन ये स्ट्रक्चर, ये लास्ट स्ट्रक्चर था हमारा किसका? फिनॉल का, ठीक है। इसको हम क्यों यूज करते हैं? डाइज के टाइम पे, जब हमें एजो डाइज बनानी होती हैं या कुछ टेक्सटाइल में कलरिंग के टाइम पे हमें डाई यूज करते हैं, तब हम नेफ्थॉल को यूज करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट, रबर इंडस्ट्री है। देन आपका फार्मास्यूटिकल में कभी भी कोई ऐसी ड्रग है जिसके सिंथेसिस के लिए यूज करोगे, या एंटीसेप्टिक एजेंट की तरह भी यूज किया जाता है। फोटोग्राफिक डेवलपर्स इसको भी यूज करते हैं एज अ फोटोग्राफिक केमिकल की तरह, किसको? नेफ्थॉल को, ओके।